एना अपना हाथ दीवार के अंदर डालती है और कहती है कि मुझे गर्मी महसूस हो रही है। फिर वो घबरा कर कहती है कि अब मेरा हाथ बाहर नहीं आ रहा है, जैसे कोई मुझे अंदर खींच रहा है। वो लोग एना को बाहर खींचने लगते हैं, लेकिन एना दीवार के अंदर ही फंस जाती है और अचानक से दीवार बंद होने लगती है। सब लोग मिलकर एना को बाहर खींचने की कोशिश करते हैं तो एना के शरीर का आधा हिस्सा दीवार के अंदर और आधा बाहर उनके सामने ही गिर जाता है। अब देखो, इस कहानी की शुरुआत होती है और हम एक गेम डेवलपर जॉन को देखते हैं। जॉन घर पर ही कंपनी वालों के साथ ऑनलाइन मीटिंग कर रहा था। अचानक से उसका इंटरनेट कनेक्शन चला जाता है और उसका काम बीच में ही रुक जाता है। जॉन परेशान हो जाता है। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है, उसे अपना बीता हुआ कल याद आता है जब उसकी पत्नी ओलिविया प्रेग्नेंट थी, लेकिन फिर उसका मिसकैरेज हो गया था। जॉन अपनी बुरी यादों में खोया हुआ था। तभी ओलिविया घर वापस आ जाती है। फिर दोनों साथ में नीचे घूमने के लिए जाते हैं। नीचे वो बिल्डिंग मैनेजर फ्रेडमैन से मिलते हैं। फ्रेडमैन उन्हें बताता है कि जल्द ही बिल्डिंग की मरम्मत का काम खत्म हो जाएगा और फिर बिल्डिंग पर लगा ये कवर भी हटा दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद एक हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से गुजरता है। फ्रेडमैन बताता है कि हार्बर एरिया में बहुत बड़ी आग लगी है। खैर, इसके बाद ओलिविया जॉन को अपनी पुरानी कार दिखाती है जो अभी अभी गैराज से वापस आई थी और दोनों उस कार में बैठकर पिज्जा खाने लगते हैं। ओलिविया जॉन से कहती है कि बहुत टाइम हो गया, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है, तो चलो सब कुछ छोड़कर कुछ दिन के लिए पेरिस घूमने चलते हैं। दोनों काफी टाइम से वहां घूमने जाना चाहते थे और अब पेरिस जाने के लिए ओलिविया ने अपनी नौकरी भी छोड़ दी है और प्रेगनेंसी वाले हादसे के बाद वो फिर से नई शुरुआत करना चाहती है। लेकिन जॉन कहते हैं कि मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता, मैं जाना तो चाहता हूँ लेकिन अभी नहीं जाऊंगा। दोनों घर आ जाते हैं, लेकिन अब दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं करते। अगली सुबह जॉन देखता है कि ओलिविया अपना सामान पैक कर चुकी है। वो अकेले ही पेरिस जाने के लिए तैयार थी। वो जॉन से कहती है कि तुम कभी नहीं बदलोगे, इसलिए मैं तुमसे हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि अजीब सी ईंटों की वजह से दरवाजा बंद है। ओलिविया को लगता है कि यह सब कुछ जॉन ने ही किया है। वो जॉन से दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन जॉन को भी कुछ समझ में नहीं आता। ओलिविया खिड़की चेक करती है, लेकिन वहां भी वैसी ही ईंटें लगी थी और पता चलता है कि हर खिड़की, हर दरवाजा इन ईंटों से बंद हो गया है। ओलिविया हेल्प के लिए कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन में सिग्नल नहीं होता। जॉन वाईफाई चेक करता है तो वो भी पूरी तरह से बंद हो चुका था। दोनों परेशान हो जाते हैं और तभी जॉन नोटिस करता है कि जब वो अपना फोन ईंटों के पास लेकर जाता है तो फोन में ग्लिच होने लगता है। ओलिविया ड्रिल मशीन से ईंट तोड़ने की कोशिश करती है। जॉन भी उसकी मदद करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ईंट पर एक हल्की सी खरोंच भी नहीं आती और मशीन गर्म हो जाती है। वो दोनों बिल्डिंग की दीवार तोड़ने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि सिर्फ दरवाजे या खिड़कियों पर ही नहीं, पूरी बिल्डिंग को उस अजीब सी ईंटों ने कवर कर लिया है। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रातों रात कोई पूरी बिल्डिंग को कैसे कवर कर सकता है। उन्हें बगल वाले कमरे में से किसी के चीखने की आवाज आती है। दोनों अपार्टमेंट के बीच वाली दीवार में छेद करते हैं तो दूसरी तरफ एक लड़की एना अपने बॉयफ्रेंड मार्विन के साथ होती है। वो दोनों घबराए हुए थे। मार्विन बताता है कि उन्होंने ये कमरा सिर्फ एक रात के लिए किराए पर लिया था, लेकिन अब वो यहाँ फंस गए हैं। उनका कमरा भी पूरी तरह से बंद था। मार्विन इनसे पूछता है कि क्या उन्हें भी ऐसी दिक्कत हो रही है। जॉन और ओलिविया बताते हैं कि हम लोग भी इसी तरह से फंसे हुए हैं। मार्विन और भी ज्यादा डर जाता है। चारों में से किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। इधर अपने घर में जॉन देखता है कि उनके पानी की सप्लाई भी बंद हो गई है। दोनों तुरंत अपने लिए जरूरी सामान इकट्ठा करने लगते हैं। जॉन कहते हैं कि शायद ये सब कुछ एक वीडियो गेम जैसा है, हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन ओलिविया गुस्सा हो जाती है, कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारे सड़े हुए गेम जैसा नहीं है, ये सच में एक बड़ी प्रॉब्लम है। दोनों बहस करने लगते हैं और ओलिविया गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर जॉन गुस्से में अपना फोन दीवार पर मार देता है। फोन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसके बाद जॉन देखते हैं कि टूटे हुए फोन की चिप उस ईंट की दीवार पर चिपकी हुई है। उसे समझ में आ जाता है कि यह काली ईंट मैग्नेट की तरह काम कर रही है। जॉन एक चम्मच लेता है और उसे दीवार पर चिपका देता है। ओलिविया को दिखाता है कि दीवार में मैग्नेटिक पावर है। दोनों मैग्नेट पर चिपकने वाला सारा सामान इकट्ठा करते हैं और उन्हें उस दीवार पर चिपका देते हैं। ओलिविया देखती है कि मैग्नेटिक फील्ड एक चौकोर शेप इलाके में ज्यादा है, लेकिन तभी वो सारे आइटम हिलने लगते हैं और हवा में उड़ते हुए उनकी तरफ आने लगते हैं, जैसे दीवार उनके ऊपर हमला कर रही है। जॉन ओलिविया के साथ जमीन पर लेट जाता है, लेकिन ओलिविया देखती है कि अब जॉन घायल हो गया है। कुछ टुकड़े
उसकी पीठ में घुसे हुए हैं। ओलिविया उन्हें निकालती है और उसके घावों पर पट्टी बांधती है और तभी बगल वाले कमरे में से एना के चीखने की आवाज सुनाई देती है। दोनों दीवार वाले छेद के पास जाते हैं, एना और मार्विन को आवाज देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। तभी ये दोनों मिलकर दीवार तोड़ देते हैं और उनके कमरे में जाते हैं। जॉन के पास एक बल्ला था और ओलिविया के पास पेपर स्प्रे। वो लोग देखते हैं कि एना बिस्तर पर पड़ी हुई है। ओलिविया उसे उठाती है और जॉन मार्विन को ढूंढता है। अचानक से मार्विन जॉन पर हमला कर देता है और जॉन को मारने लगता है। तभी ओलिविया उसके ऊपर स्प्रे कर देती है, जिसके बाद जॉन उसे मारने लगता है। तब एना उन्हें रोक देती है। वो बताती है कि इसने मुझे कुछ नहीं किया, बल्कि मैं दीवार तोड़ रही थी और गिर गई। मार्विन ने कल रात ज्यादा पी ली थी, इसलिए उसने जॉन पर हमला किया था। तो अब जॉन मार्विन का हाथ बांध देता है जब तक कि उसका नशा ना उतर जाए। फिर वो लोग बातें करते हैं, जिसके बाद जॉन उनका अपार्टमेंट चेक करता है और स्टोर रूम में उन्हें एक बड़ा सा हथौड़ा मिल जाता है। जॉन हथौड़े से उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है। तब मार्विन कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, हथौड़ा टूट जाएगा लेकिन वो काली ईंट नहीं टूटेगी। और अब वो लोग किसी भी तरह से यहाँ से निकलने के बारे में सोचते हैं। ओलिविया एक आर्किटेक्ट है। वो कहती है कि हमें फ्लोर तोड़ते हुए बेसमेंट तक जाना होगा, क्योंकि ये बिल्डिंग वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर बनी थी, तो यहाँ शेल्टर जरूर होगा जो कि धमाके से बचने के लिए बनाया गया होगा और किसी न किसी सब सिस्टम से जुड़ा हुआ है। हम उसी टनल के रास्ते से भाग सकते हैं। ये लोग मिलकर फर्श तोड़ देते हैं और नीचे वाले अपार्टमेंट में जाते हैं। अपार्टमेंट का मालिक एक बूढ़ा आदमी था। वो बूढ़ा आदमी बंदूक लेकर आता है। जॉन को धमकाता है कि वापस ऊपर चढ़ जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। वो अपना खाना और जरूरी सामान किसी और के साथ बांटना नहीं चाहता था। सब लोग बूढ़े आदमी को मनाने की कोशिश करते हैं। ओलिविया उन्हें यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बताती है, लेकिन बूढ़ा आदमी मना कर देता है। कहता है कि कोई और रास्ता अपनाओ, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। लेकिन तभी उस बूढ़े आदमी की ग्रैंड डॉटर लिया वहाँ आती है। लिया दादाजी को समझाती है कि अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। फिर दादाजी भी मान जाते हैं और सब लोग नीचे आ जाते हैं। जॉन मार्विन के हाथ खोल देता है और दूसरा फ्लोर तोड़ने में मदद करने के लिए कहता है। मार्विन फ्लोर तोड़ना शुरू कर देता है। इधर जॉन की नजर फायर अलार्म डिवाइस पर पड़ती है। जॉन उसे खोल कर देखता है तो अंदर एक कैमरा था। उसने बूढ़े आदमी से पूछा कि आपने ये कैमरा क्यों लगवाया है। बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने नहीं, ये बिल्डिंग के मैनेजर ने लगवाया है, मुझे नहीं पता कि इसमें कैमरा है। जॉन सारे फायर अलार्म डिवाइस को चेक करता है तो सब में कैमरा लगा हुआ था और अब उन्हें लगता है कि बिल्डिंग मैनेजर फ्रेडमैन उनके साथ गेम खेल रहा है। उसने ही सबको अंदर फंसा कर रखा है और कैमरों से हमें देख रहा है। वो इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड होगा। फ्रेडमैन दादाजी के बगल वाले अपार्टमेंट में ही रहता है। तो सब मिलकर दीवार तोड़ते हैं और उसके अपार्टमेंट में घुस जाते हैं। तब वो लोग देखते हैं कि फ्रेडमैन की मौत हो चुकी है। उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं, चारों तरफ खून फैला हुआ था। उसके हाथ भी वहां से गायब थे और फ्रेडमैन की ये हालत देखकर मार्विन उल्टी करने लगता है। जॉन फ्रेडमैन का फोन चेक करता है तो उसमें काली दीवार का फोटो होता है, लेकिन फिलहाल जॉन को कुछ समझ में नहीं आता और ये सब लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और उसके अपार्टमेंट से बाहर आ जाते हैं और एक बार फिर से फ्लोर तोड़ना शुरू कर देते हैं। ओलिविया जॉन को एक न्यूज आर्टिकल दिखाती है जिसमें हार्बर वाली आग के बारे में लिखा था। उन्हें लगता है कि शायद उस आग का इस दीवार से कोई कनेक्शन हो सकता है। खैर वो लोग फ्लोर भी तोड़ देते हैं और नीचे वाले अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। तभी एक आदमी हाथ ऊपर किए इनके पास आता है और इन्हें अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम यूरी है, जो इस फ्लैट में रहता था एंटन, मैं उसका दोस्त हूँ, उससे मिलने के लिए आया था। इसके बाद वो पूछता है कि तुम लोग फ्लोर तोड़ क्यों रहे हो, तुम्हारा प्लान क्या है। ओलिविया उसे बाहर निकलने का प्लान बताती है तो यूरी हंसने लगता है। कहता है कि ये दीवार हमारी सुरक्षा के लिए बनाई गई होगी, किसी एडवांस हाईटेक सिस्टम से जो हमें किसी तरह के हमले से बचा रही है, शायद कोई वायरस या ज़ोंबी, कुछ भी होगा। जॉन पूछते है कि तुम्हारे पास इस थ्योरी के लिए कोई सबूत है। यूरी के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था। जिसके बाद ओलिविया एंटन के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। तब यूरी उन्हें एंटन की लाश दिखाता है। कहता है कि वो काम करते करते अचानक से गिर पड़ा। वो इस दीवार पर रिसर्च कर रहा था, शायद उसे हार्ट अटैक आया होगा। यूरी की बातें सुनकर सब लोग उदास हो जाते हैं और एक बार फिर से डिस्कस करने लगते हैं कि उन्हें यहाँ से बाहर जाना चाहिए या नहीं। और आखिरकार ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि यहाँ फंसे रहना ठीक नहीं होगा, उन्हें जाना ही होगा। लिया एंटन के रिसर्च पेपर देखती है। यूरी कहता है कि मेरा दोस्त भी इस दीवार को लेकर रिसर्च करते करते मर गया। खैर वो लोग फ्लोर तोड़कर बेसमेंट में पहुंच जाते हैं।
टनल का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस दरवाजे के पीछे भी वही ईंटों की दीवार होती है। मार्विन गुस्से में आकर हथौड़े से उस दीवार को तोड़ने लगता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। जॉन उसे रोकने की कोशिश करता है। बूढ़ा आदमी उसे शांत करने के लिए बंदूक उसकी तरफ उठा देता है। मार्विन अचानक से वो बंदूक छीन लेता है और दीवार की तरफ गोली चलाता है। गोलियां दीवार के पास रुक जाती हैं और वाइब्रेट करने लगती हैं। जॉन चिल्लाता है कि सब लोग नीचे झुक जाओ। हर कोई झुक जाता है और गोलियां उनके ऊपर से निकल जाती हैं, लेकिन बूढ़ा आदमी सही समय पर झुक नहीं पाता और उसे गोली लग जाती है। लिया अपने दादाजी के पास जाती है, सबसे हेल्प करने के लिए कहती है। मार्विन भी उसकी हेल्प करने आता है तो लिया उसके ऊपर चिल्लाने लगती है कि तुम मुझसे दूर ही रहना, और आखिरकार दादाजी की मौत हो जाती है। सब लोग एंटन के अपार्टमेंट में वापस आ जाते हैं। उन्हें समझ में आ चुका था कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वो सब लोग यहाँ मरने वाले हैं और अब सब एक एक करके अपने अपने बारे में बताना शुरू कर देते हैं। एना बताती है कि जब वो छोटी थी तो एक एक्सीडेंट में मरने से बाल बाल बची थी। लिया कहती है कि उसकी माँ कैंसर की वजह से मर गई। यूरी कहता है कि वो पुलिस में रहते हुए एक आदमी को मार चुका है। सब लोग मार्विन की तरफ देखने लगते हैं। तब लिया कहती है कि मार्विन के बारे में तो सब जानते ही हैं, उसने अभी अभी क्या किया है। मार्विन फिर से लिया से माफी मांगता है, कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। इसके बाद ओलिविया उन्हें अपने बारे में बताने वाली होती है, लेकिन जॉन उसे रोक देता है। फिर भी ओलिविया उन्हें बताती है कि हमारा बच्चा मेरे पेट में ही मर गया था। जॉन नाराज होकर दूसरे कमरे में चला जाता है। ओलिविया भी वहां जाती है और दोनों फिर से बहस करने लगते हैं। ओलिविया कहती कि हमारे बच्चे के मरने के बाद तुम बस काम में बिजी हो गए थे, तुमने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की थी, सारा दर्द मुझे अकेले ही सहना पड़ा था। जॉन किसी तरह से खुद को संभालता है और फिर बाकी लोगों से कहता है कि हम यूं ही चुपचाप नहीं बैठ सकते, हमें फ्रेडमैन का अपार्टमेंट चेक करना चाहिए, शायद हमें कोई सबूत मिल जाए। लिया और ओलिविया यहीं रुककर एंटन का काम देखने लगते हैं। जॉन, मार्विन और एना फ्रेडमैन के अपार्टमेंट में जाते हैं। जॉन नोटिस करता है कि फ्रेडमैन का अपार्टमेंट बिल्डिंग के दूसरे अपार्टमेंट से छोटा है। तब जॉन एक दीवार को ध्यान से देखता है और पता चलता है कि यहाँ एक सीक्रेट कमरे का दरवाजा है। इधर मार्विन को एक रिमोट मिलता है जो कि उस सीक्रेट कमरे के दरवाजे का था, लेकिन उस पर पासवर्ड था। तब जॉन रिमोट पर पाउडर डालता है, फिर देखता है कि 4 नंबरों पर फ्रेडमैन के फिंगरप्रिंट्स हैं। अब जॉन उन नंबरों से पासवर्ड गेस करने लगता है और एना बाकी लोगों को बुलाने के लिए चली जाती है। इधर ओलिविया और लिया दोनों को एंटन का बिजनेस कार्ड मिलता है। पता चलता है कि वो नैनो टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था। वो एक ऐसी कंपनी से जुड़ा था जो नैनो डिफेंस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रही थी, जिससे दुनिया को इमरजेंसी में किसी भी तरह के खतरे से बचाया जा सके। वो इस बारे में यूरी से पूछते हैं तो यूरी कहता है कि एंटन अपने काम के बारे में ज्यादा बात नहीं करता था, तो मुझे इतना ही पता है कि वो एक प्रोग्रामर था। फिर उन्हें एंटन का लैपटॉप और टूटा हुआ फोन भी मिलता है। यूरी कहता है कि जब भी एंटन को कुछ समझ में नहीं आता था तो वो गुस्से में चीजें दीवार पर मारकर तोड़ देता था। फिर उन्हें एक पेपर मिलता है जिस पर एक कोड लिखा था। लिया को लगता है कि शायद ये कोड दीवार खोलने के लिए होगा। यूरी हंसते हुए कहता है कि अगर दरवाजा खुला तो हानिकारक किरणें अंदर आ सकते हैं और हम सब मर जाएंगे। तब एना वहां आ जाती है और उनसे कहती है कि हमें कुछ मिला है। ओलिविया, एना और यूरी तीनों ऊपर चले जाते हैं, लेकिन लिया यहीं पर रुककर रिसर्च पेपर्स देखने लगती है। इधर जॉन कई सारे पासवर्ड ट्राई करता है और आखिरकार वो दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है। अंदर जाकर देखता है तो वहाँ एक कंप्यूटर था जिस पर अपार्टमेंट के सभी कमरों में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चल रही थी। जॉन अपने अपार्टमेंट की फुटेज देखता है तो पता चलता है कि ईंट की दीवार अचानक से फैलनी शुरू हुई थी और एक साथ पूरी बिल्डिंग में फैल रही थी, जैसे कोई डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया हो। और ये एक बहुत ही एडवांस नैनो टेक्नोलॉजी थी। इसके बाद ये लोग एंटन के कमरे का सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो देखते हैं कि पहले तो एंटन की लाश फर्श पर पड़ी थी और जब यूरी से पूछने के लिए जॉन पीछे मुड़कर देखता है तो यूरी वहां नहीं होता। मार्विन उसे ढूंढने चला जाता है। इधर बाकी लोग उस वीडियो को देखते हैं जिसमें एंटन फोन लेकर उस दीवार के पास जाता है। वहां लाइट 3-4 बार चमकती है और अचानक से उजाला हो जाता है। पता चलता है कि एंटन ने किसी तरह से ईंट की दीवार को खोल दिया था।
इधर मार्विन यूरी को ढूंढते हुए एंटन के अपार्टमेंट में जाता है तो देखते है कि यूरी एंटन का रिसर्च पेपर जला रहा है और बेड के पास लिया की लाश पड़ी हुई है। यूरी कहते हैं कि वो ये सब सबकी जान बचाने के लिए कर रहा है। इधर जॉन और बाकी लोग उस वीडियो को देख रहे थे और पता चलता है कि यूरी ने ही एंटन को उसका गला दबाकर मार दिया था। इधर यूरी मार्विन को मार रहा था, तभी जॉन गन लेकर वहां पहुंच जाता है। यूरी जॉन को धक्का मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। सीने पर बैठकर जॉन का गला दबाने लगता है। मार्विन खड़ा होता है और एक लात मारकर यूरी को दूर कर देता है, जिसके बाद ये लोग यूरी को कुर्सी पर बांध देते हैं। ओलिविया सोचती है कि यूरी ने एंटन को शायद इसलिए मार दिया होगा क्योंकि उसे रास्ता मिल गया था। वो जलाए हुए कागज के टुकड़ों पर कोड देखती है जो एक खास कोड की तरफ इशारा करता है, जैसे इस इमारत की ईंट की दीवार एक सीक्वेंस में लगी है। ओलिविया जॉन को एंटन का विजिटिंग कार्ड दिखाती है। कंपनी का एड्रेस हार्बर डिस्ट्रिक्ट में था जहां कल बहुत बड़ी आग लगी थी। वो लोग यूरी को मारकर जगाते हैं, उससे पूछते हैं कि एंटन ये ईंट की दीवार कैसे खोल पाया था। यूरी कहता है कि बाहर सब कुछ खतरनाक है और ये लोग अंदर ही सुरक्षित हैं। जॉन उसे डराने के लिए उसके किनारों पर गोली चलाता है। उसे पूछता है कि ये दीवार एंटन की कंपनी वालों ने बनाई है क्या। यूरी कहता है कि मुझे बस इतना पता है कि ये दीवार एक डिफेंस के लिए बनाई गई है, लोगों को हर तरह के हमलों से बचाने के लिए। ओलिविया पूछती कि अगर बाहर सब कुछ खतरनाक है तो एंटन बाहर क्यों जाना चाहता था। यूरी बताता है कि एंटन को लग रहा था कि उस आग की वजह से उनके सिस्टम में कोई खराबी आ गई है। तभी एना उन्हें फिर से सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए बुलाती है और वीडियो में ये लोग देखते हैं कि एंटन अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। वो प्रोग्रामिंग करके एक ऐप बना रहा था जो ईंट की दीवार खोल सकता है। वो देखते हैं कि यूरी ने एंटन को मारने के बाद उसका फोन और लैपटॉप तोड़ दिया था। वो एंटन का टूटा हुआ फोन कंप्यूटर से जोड़ते हैं। तब जॉन समझ जाता है कि फोन ही उस दीवार को खोलने की एक चाबी है। दीवार पर बने चौकोर शेप वाले हिस्से उसके लॉक हैं। एंटन ने फोन की फ्लैश लाइट का इस्तेमाल किया था क्योंकि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और दरवाजा खुल गया था। जॉन ऐप ठीक करता है, उसे अपने फोन में इंस्टॉल करता है। वो दीवार के पास जाते हैं, ऐप चलाते हैं और रैंडमली डॉट्स पर क्लिक करते हैं, जिससे फोन की फ्लैश लाइट चालू होने लगती है और दीवार भी बदलने लगती है कि जैसे कोई पोर्टल खुल रहा हो। एना अपना हाथ दीवार के अंदर डालती है और कहती है कि मुझे गर्मी महसूस हो रही है। फिर वो घबरा कर कहती है कि अब मेरा हाथ बाहर नहीं आ रहा है, जैसे कोई मुझे अंदर खींच रहा है। वो लोग एना को बाहर खींचने लगते हैं, लेकिन एना दीवार के अंदर ही फंस जाती है और अचानक से दीवार बंद होने लगती है। सब लोग मिलकर एना को बाहर खींचने की कोशिश करते हैं तो एना के शरीर का आधा हिस्सा दीवार के अंदर और आधा बाहर उनके सामने ही गिर जाता है। मार्विन उसकी मौत पर दुखी होता है, लेकिन यूरी ये सब कुछ देखकर हंस रहा था तो मार्विन उसे भी गोली मार देता है और फिर खुद को गोली मारकर अपनी जान दे देता है। अब केवल जॉन और ओलिविया सिर्फ दो लोग ही बचे थे और ये दोनों उदास बैठे होते हैं, सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, उनका अंत नजदीक है। लेकिन जॉन कहते हैं कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। वो एक बार फिर से ट्राई करने के बारे में सोचते हैं। जॉन ऐप ओपन करता है, बटन दबाता है तो देखते हैं कि मोबाइल का फ्लैश हर बार अलग अलग क्रम में जल रहा है। किसी बटन को दबाने पर 6 बार तो किसी पर 4 बार, किसी पर सिर्फ 1 बार या फिर 2 बार। जिसके बाद ये दोनों फिर से सीसीटीवी फुटेज देखते हैं ताकि समझ सके कि आखिर एंटन ने किस सीक्वेंस में बटन दबाया था और आखिरकार उन्हें सही कोड मिल जाता है और ये दोनों दीवार को खोलने के लिए जाते हैं। लेकिन यूरी अभी भी जिंदा था। वो अचानक से जॉन पर हमला कर देता है। पहले वो जॉन की पिटाई करता है, फिर ओलिविया को मारने लगता है, लेकिन ओलिविया बेसमेंट में गिर जाती है। यूरी भी उसे मारने के लिए बेसमेंट में उतर जाता है। जॉन भी बेसमेंट में आ जाता है। जॉन और ओलिविया भागने लगते हैं। यूरी भी उनका पीछा करता है। अंदर आकर वो दरवाजा बंद कर देते हैं और यूरी बाहर ही रह जाता है। वो बाहर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, इसलिए जॉन ओलिविया को फोन देता है और दरवाजा खोलने के लिए कहता है। ओलिविया कोड डालकर दरवाजा खोल देती है, लेकिन तब तक यूरी भी अंदर आ जाता है और जॉन पर हमला कर देता है। यूरी जॉन को नीचे गिरा देता है और उसे मारने वाला होता है, लेकिन पीछे से ओलिविया हथौड़ा लेकर यूरी के सर पर मारती है
और इस बार यूरी मर जाता है। अब दोनों उस टनल से आगे बढ़ते हैं और बाहर सड़क पर आ जाते हैं। तब वो देखते हैं कि उन ईंट की दीवारों ने पूरे शहर को घेर लिया है। ये देखकर दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी उन्हें ओलिविया की गाड़ी दिखती है। दोनों गाड़ी में बैठते हैं और पेरिस के लिए चले जाते हैं। रेडियो पर खबर आ रही थी कि कंपनी का एडवांस नैनोटेक सिस्टम आग लगने की वजह से ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो गया था, तो पूरा शहर इसके कब्जे में आ गया है और अब अगर उन्हें खुद को बचाना है तो एडवांस नैनोटेक सिस्टम को बंद करना पड़ेगा। और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है।